इंडियन फिलॉसफी के अंदर जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मैं कौन हूँ। इंडियन फिलॉसफी में सबसे पहले ये नहीं पूछा जाता कि दुनिया कहाँ से आई, इस दुनिया को किसने बनाया, ईश्वर है या नहीं। सबसे पहला सवाल होता है आखिर मैं हूँ कौन। और जब भी ये सवाल उठता है ज़्यादातर लोग बोल देते हैं मैं ये तो रहा, ये मेरी बॉडी देखो, यही तो हूँ मैं। बट क्या ये सच है? क्या सचमुच मैं कौन हूं का आंसर इतना सिंपल है? आइए जांच करते हैं। जरा सोच के देखो, तुम जब भी अपने हाथों के बारे में बात करते हो तुम क्या कहते हो? मेरे हाथ। आंखों के बारे में बात करते हो तो आप बोलते हो मेरी आंखें। तो साफ साफ पता चल रहा है सुनने में ही कि कोई है जो ये कह रहा है कि ये मेरा है, ओनर कोई और है और ओन जो है वो अलग है। तो लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि कोई तो है जो इस चीज को ओन करता है, आंखों को, बॉडी को, हाथों को। इसका मतलब तुम तुम्हारी बॉडी तो नहीं हो सकते। बॉडी हर मोमेंट चेंज होती रहती है। साइंस के हिसाब से बॉडी के ज़्यादातर सेल्स कुछ सालों में रिप्लेस हो जाते हैं। बचपन की बॉडी गई, टीनेज की बॉडी गई, अब जो बॉडी है वो भी कंटिन्यूसली बदल रही है। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, तुम्हारा मैं वाला एहसास। तुम बचपन में भी वही फील करते थे जो आज फील करते हो। तुम्हारा मैं वाला एहसास नहीं बदला। अगर तुम बॉडी होते तो बॉडी के बदलने से तुम भी बदल जाते, लेकिन तुम्हारा मैं वाला जो एहसास है वो नहीं बदला। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर एक डॉक्टर तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, तुम वही रहते हो। अगर हाथ कट जाए तो भी तुम वही रहते हो, तुम बदल नहीं जाते हो। तुम्हारी बॉडी का कोई भी पार्ट मैं रिमूव कर दूँ, तुम्हारी एग्जिस्टेंस रिमूव नहीं होती है। इसका मतलब बॉडी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। अगर मैं बॉडी नहीं हूं तो शायद मैं माइंड हूं। चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं। माइंड क्या है? थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, डिजायर्स, इमेजिनेशंस, फियर्स। अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 मिनट के लिए ना सिर्फ अपने थॉट्स को देखो। तुम नोटिस करोगे कि थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। कभी हैप्पीनेस, कभी सैडनेस, कभी एक्साइटमेंट, कभी एंजाइटी। लेकिन जो इन सबको नोटिस कर रहा है, क्या वो भी थॉट है? अगर तुम माइंड होते तो तुम थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे आंख खुद को डायरेक्टली नहीं देख सकती, वैसे ही माइंड खुद को ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जर्व नहीं कर सकता। लेकिन हम क्लियरली बोलते हैं आज मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, आज मेरा मूड ऑफ है, मेरे दिमाग में ये बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ध्यान दो। फिर वही लैंग्वेज, मेरा माइंड, मेरे थॉट्स। थॉट्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। 1 सेकंड पहले जो थॉट था वो दूसरे क्षण चेंज हो जाता है। इमोशंस भी आते हैं और चले जाते हैं। नींद में भी माइंड ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है, लेकिन जब उठते हो तो एक एहसास रहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगर माइंड कंप्लीटली एब्सेंट था तो उस एब्सेंस को बाद में किसने जाना? अद्वैत कहता है कि थॉट्स का आना और जाना अवेयरनेस में होता है। अवेयरनेस रहती है, थॉट्स बदलते रहते हैं। इसलिए अष्टावक्र गीता के अंदर ऋषि अष्टावक्र बोलते हैं तुम बॉडी नहीं हो, तुम माइंड नहीं हो, तुम वो हो जो बॉडी और माइंड दोनों को जानता है। जैसे स्क्रीन पर मूवी चलती है लेकिन स्क्रीन कभी मूवी नहीं बन जाती, वैसे ही बॉडी और माइंड अवेयरनेस में अपीयर होते हैं, लेकिन अवेयरनेस कभी बॉडी या माइंड नहीं बनती। ये समझना ही अद्वैत की जर्नी की शुरुआत है। तुम शुद्ध चैतन्य हो, प्योर अवेयरनेस हो। लेकिन अवेयरनेस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे देखा जा सके। अवेयरनेस वही है जिसकी वजह से देखना पॉसिबल है। जैसे टॉर्च की लाइट हर चीज़ को इल्यूमिनेट करती है, लेकिन खुद किसी और लाइट से इल्यूमिनेट नहीं होती।
रोशनी को देखने के लिए तुम्हें रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही अवेयरनेस हर एक्सपीरियंस को रिवील करती है, लेकिन खुद किसी एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनती। अभी इस वक्त तुम साउंड सुन रहे हो, स्क्रीन को भी देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में थॉट्स भी आ रहे होंगे, इमोशंस भी आ रहे होंगे। इन सब एक्सपीरियंसेस में एक चीज़ कॉमन है, ये सब तुम्हें नोन है। लेकिन इन सबको नोन बनाने वाला है क्या? वही अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस ना हो तो बॉडी का एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, ना थॉट्स आएंगे, ना दुनिया के बारे में तुम कुछ जान सकोगे। इसीलिए अद्वैत कहता है तुम कोई पार्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं हो, तुम हर एक्सपीरियंस के विटनेस हो, तुम गवाह हो। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे अवेयरनेस दिख नहीं रही। आँख सब कुछ देखती है, लेकिन आँख अपने आप को डायरेक्टली नहीं देख सकती। इसी तरह अवेयरनेस सब एक्सपीरियंस को जानती है, देखती है, विटनेस करती है, लेकिन खुद कभी एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनती। तुम अवेयरनेस को पाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम वही हो जिससे हर चीज ऑलरेडी नोन है। बहुत लोग सोचते हैं कि अवेयरनेस का मतलब है थॉट्स का बंद हो जाना, कोई डीप मेडिटेशन स्टेट या कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस। अद्वैत कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। अवेयरनेस कोई स्टेट नहीं है, हर स्टेट आती है और जाती है। कभी तुम जग रहे होते हो, कभी सपना देख रहे होते हो और कभी गहरी नींद में होते हो। अगर अवेयरनेस भी एक स्टेट होती तो वो भी चेंज होती रहती, लेकिन हर स्टेट के बाद तुम कहते हो मैं सोया था, मैं सपना देख रहा था, मैं अब जग गया हूँ। इसका मतलब तीनों स्टेट में कोई तो चीज़ थी जो कॉमन थी, जो तीनों को देख रही थी। अवेयरनेस का मतलब है वो प्रेजेंस जो कभी एब्सेंट नहीं होती। थॉट्स हो या ना हो, इमोशंस हो या ना हो, तुम मेडिटेशन में हो या मार्केट के शोर में हो, अवेयरनेस हमेशा प्रेजेंट रहती है। अब सवाल ये उठता है, अगर मैं अवेयरनेस हूं तो क्या ये मेरे ब्रेन का प्रोडक्ट है? साइंस कहता है कि ब्रेन डैमेज होने से मेमोरी चेंज हो जाती है, पर्सनैलिटी तक चेंज हो जाती है, थॉट्स और इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब कॉन्शियसनेस ब्रेन ही प्रोड्यूस करता है? अद्वैत का जवाब आता है ब्रेन कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि उसे एक्सप्रेस करता है। एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं, टीवी खराब हो जाए तो पिक्चर थोड़ी खराब हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, लेकिन क्या इसका मतलब टीवी सिग्नल बना रहा था? नहीं, सिग्नल तो पहले से ही था। टीवी सिर्फ उस सिग्नल को रिसीव और डिस्प्ले कर रहा था। टीवी टूटने से सिग्नल को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसका एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। अद्वैत कहता है ब्रेन भी कुछ ऐसा ही है। थॉट्स, मेमोरी, लैंग्वेज, पर्सनैलिटी ब्रेन के फंक्शंस हैं, लेकिन उन सबको रिवील करने वाली अवेयरनेस ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है। साइंस ब्रेन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है, कैसे मेमोरी बनती है, कैसे परसेप्शन होता है, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आता कहां से है। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रहे हैं, लेकिन उन सिग्नल्स का एक्सपीरियंस किस वजह से होता है? रेड कलर सिर्फ वेवलेंथ नहीं लगता, वो रेड दिखता है, एक रेडनेस फील होती है। पेन सिर्फ न्यूरॉन्स फायरिंग नहीं है, वो फील भी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अवेयरनेस सब एक्सपीरियंसेस को रिवील करती है, तो क्या इसी वजह से इसे अल्टीमेट रियलिटी बोल दिया गया है? जो भी चीज़ तुम जानते हो, बॉडी, माइंड, दुनिया, स्टार, गैलेक्सीज, सब तुम्हारे एक्सपीरियंसेस में अपीयर होते हैं, और हर एक्सपीरियंस को अपीयर होने के लिए कॉन्शियसनेस ज़रूरी है। लेकिन कॉन्शियसनेस को अपीयर होने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम किसी ऑब्जेक्ट को बिना अवेयरनेस के जान ही नहीं सकते, लेकिन अवेयरनेस को जानने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अद्वैत कहता है कि कॉन्शियसनेस सबसे फंडामेंटल है। दूसरा रीज़न सुनते हैं, हर ऑब्जेक्ट चेंज होता है, बॉडी बदलती है, थॉट्स बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज भी बदलते हैं, और वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हर चेंज को नोटिस करने के लिए एक ऐसा रेफरेंस चाहिए जो खुद उस चेंज का हिस्सा ना हो।
अगर ऑब्जर्वर भी हर मोमेंट कंप्लीटली बदल रहा होता तो चेंज को नोटिस ही नहीं किया जा सकता था। चेंज को पहचानने के लिए कुछ रिलेटिवली चेंजलेस होना जरूरी है। अद्वैत कहता है वही अवेयरनेस है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जब अद्वैत कहता है कॉन्शियसनेस इज अल्टीमेट रियलिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा इंडिविजुअल ईगो जो है वो भगवान बन गया है। जो कॉन्शियसनेस अभी तुम्हारे एक्सपीरियंस को एलिमिनेट कर रही है, वही कॉन्शियसनेस हर जीव के एक्सपीरियंस को एलिमिनेट कर रही है। जैसे हजारों घड़ों के अंदर सूरज का रिफ्लेक्शन दिखता है, रिफ्लेक्शन अलग अलग लगते हैं लेकिन सूरज तो एक ही है ना। वैसे ही इंडिविजुअल माइंड्स अलग अलग दिखते हैं लेकिन उनमें प्रकाशित होने वाली कॉन्शियसनेस एक ही है। इसी एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को अद्वैत ब्रह्म कहता है। इसको ही एब्सोल्यूट रियलिटी क्यों बोला गया है? सबसे पहले समझो एब्सोल्यूट रियलिटी का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट रियलिटी वो है जो किसी और चीज पर डिपेंड ना करती हो लेकिन बाकी सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हो। जैसे मूवी स्क्रीन के बिना मूवी नहीं चल सकती, लेकिन स्क्रीन को मूवी की जरूरत नहीं है। मूवी आए या ना आए, स्क्रीन वहीं रहती है। अब अद्वैत के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। उनको लगता है कि अगर ब्रह्म ही एब्सोल्यूट रियलिटी है तो ये जो जगत है, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड है, ये तो कंप्लीटली अनरियल हो गया, झूठा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अद्वैत इस दुनिया को अनरियल नहीं कहता है। अगर दुनिया अनरियल होती तो तुम उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते। अद्वैत दो लेवल्स की रियलिटी बताता है। पहला व्यवहारिक सत्य यानी प्रैक्टिकल रियलिटी। इस लेवल पर दुनिया रियल है। आग जलती है, पानी से तुम गीले होते हो, ग्रेविटी काम करती है। जिस दुनिया में तुम रह रहे हो यह व्यवहारिक सत्य है। लेकिन दूसरा है परमार्थिक सत्य यानी एब्सोल्यूट रियलिटी। इस लेवल पर सिर्फ ब्रह्म इंडिपेंडेंट रियलिटी है और कुछ भी नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपने में तुम माउंटेन देखते हो, लोग देखते हो, इमोशंस फील करते हो। सपने के अंदर सब कुछ रियल लगता है लेकिन जगने के बाद समझ में आता है कि सपना अपनी इंडिपेंडेंट रियलिटी से नहीं बना था, वो तुम्हारे माइंड पे डिपेंड करता था। इसका मतलब सपना एक्सपीरियंस हुआ था लेकिन इंडिपेंडेंटली रियल नहीं था। अद्वैत कहता है उसी तरीके से जगत भी ब्रह्म पे डिपेंड करता है। ब्रह्म को जगत की जरूरत नहीं है लेकिन जगत ब्रह्म के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी डिपेंडेंस की वजह से ब्रह्म को एब्सोल्यूट रियलिटी और जगत को डिपेंडेंट रियलिटी कहा जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर सिर्फ ब्रह्म ही है तो ये दुनिया आई कहां से? यहीं से अद्वैत सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगता है। हम नेचुरली सोचते हैं कि अगर दुनिया एग्जिस्ट करती है तो किसी ने तो बनाई होगी ना। लेकिन अद्वैत का जवाब जरा हटके होता है। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म ने दुनिया को वैसे क्रिएट नहीं किया जैसे एक पॉटर मिट्टी से घड़ा बनाता है। दुनिया ब्रह्म से अलग होकर बनी ही नहीं, वो ब्रह्म का अपीयरेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। दूध दही बन जाए तो दूध बदल गया, इसको तुम ट्रांसफॉर्मेशन बोलोगे। लेकिन रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी ना है। रस्सी कभी सांप बनी ही नहीं, सिर्फ अपीयरेंस हुआ कि वो रस्सी जो है वो सांप लग रही थी। अद्वैत कहता है कि जगत भी ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि अपीयरेंस है। ब्रह्म कभी यूनिवर्स में कन्वर्ट नहीं होता, यूनिवर्स ब्रह्म में अपीयर होता है। अब यहां लोग तुरंत पूछते हैं तो क्या दुनिया फेक हो गई? नहीं, अभी तो बताया। अद्वैत ये नहीं कहता कि दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कहता है दुनिया का एग्जिस्टेंस बोरोड है। जैसे चांद की अपनी लाइट नहीं होती, वो सूरज की लाइट बोरो करता है, वैसे ही ये जो दुनिया है, यूनिवर्स है, इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। वो ब्रह्म से अपनी रियलिटी को, अपनी एग्जिस्टेंस को बोरो करता है। अगर ब्रह्म के अलावा कुछ था ही नहीं तो गैलेक्सीज, एटम्स, माउंटेन्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब किस मटेरियल से बने हैं? क्या ब्रह्म के बाहर कोई रॉ मटेरियल था? अद्वैत का जवाब आता है नहीं, ब्रह्म के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कुछ होता तो ब्रह्म इन्फिनाइट नहीं रहता। फिर मटेरियल आया कहां से? अद्वैत कहता है ये क्वेश्चन तब उठता है जब हम मान लेते हैं कि क्रिएशन हुआ है। लेकिन अद्वैत के अकॉर्डिंग अल्टीमेट सेंस में क्रिएशन कभी हुआ ही नहीं।
सिर्फ नाम और रूप अपीयर होते हैं। अब एक सुनार के पास चलते हैं, उसकी दुकान पे चलते हैं। अब सुनार की दुकान पे हम देखते हैं अंगूठी है, चेन है, ब्रेसलेट है, सिक्के हैं। सबके शेप अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन सब्सटेंस तो सब में एक ही है ना, सोना, गोल्ड। अगर रिंग को मैं पिघला दूं और चेन बना दूं तो गोल्ड तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नाम और रूप बदला। अगर तुम सिर्फ वेव्स के शेप्स को देखो तो सब अलग अलग लगेंगे, लेकिन अगर सब्सटेंस देखो तो हर वेव सिर्फ पानी का बना हुआ है, किसी वेव का मटेरियल अलग नहीं। अद्वैत कहता है कि यूनिवर्स के अंदर जो इतनी डाइवर्सिटी देखते हो वो इसी तरह है। ह्यूमन, ट्री, माउंटेन, एटम्स, स्टार्स, ये सब कुछ नाम और रूप है। इनकी अंडरलाइन रियलिटी एक ही है, ब्रह्म। डाइवर्सिटी फॉर्म में है, सब्सटेंस में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस इग्नोर कर दो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डिफरेंस रियल होता है भाई। इंसान और पत्थर को सेम ट्रीट मत करना। लेकिन जब सब्सटेंस की बात आती है, अद्वैत कहता है कि हर फॉर्म का एसेंस एक ही है। जैसे हर ऑर्नामेंट, हर गहने का एसेंस गोल्ड है, वैसे ही हर एग्जिस्टेंस का एसेंस ब्रह्म है। इसलिए अष्टावक्र बार बार कहते हैं, जो अनेक दिख रहा है वास्तव में एक ही है। अब हम अद्वैत के सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट पर आते हैं, माया। अक्सर लोग माया का मतलब समझते हैं ये सब कुछ फेक है, दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अद्वैत ये कभी कहता ही नहीं। माया का मतलब है वो शक्ति, वो पावर जिसके कारण एक ब्रह्म अनेक जगत की तरह अपीयर होता है। माया इल्यूजन क्रिएट नहीं करती, मिसपरसेप्शन क्रिएट करती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अंधेरा है और जमीन पर एक रस्सी पड़ी है। तुम उसे सांप समझकर डर जाते हो और भाग जाते हो। अब सवाल है, क्या सांप रियल था? नहीं। क्या रस्सी रियल थी? हाँ। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कुछ था ही नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि जो था उसे वैसा देखा ही नहीं गया। इसी को अद्वैत माया कहता है। इस दुनिया के साथ भी यही हो रहा है। ब्रह्म रियल है, जगत का एक्सपीरियंस भी हो रहा है, लेकिन हम जगत को ब्रह्म से अलग इंडिपेंडेंट रियलिटी मान लेते हैं। ये गलत अंडरस्टैंडिंग ही माया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि माया कोई इविल फोर्स नहीं है, ना कोई कॉस्मिक विलन। माया बस इग्नोरेंस का नाम है। जैसे डार्कनेस कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होती, डार्कनेस सिर्फ लाइट का एब्सेंस है। लाइट आते ही डार्कनेस ख़त्म हो जाती है। वैसे ही ब्रह्म का ट्रू नॉलेज आते ही माया का इफेक्ट भी ख़त्म होता जाता है। माया को डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता, सिर्फ समझना पड़ता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का मतलब कुछ नया पाना नहीं है, सिर्फ गलत पहचान को छोड़ देना है। रस्सी को रस्सी देखते ही सांप अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन एक सटल पॉइंट समझना जरूरी है। अद्वैत माया को रियल भी नहीं कहता है और कंप्लीटली अनरियल भी नहीं कहता है। अगर माया कंप्लीटली रियल होती तो कभी खत्म नहीं होती, और कंप्लीटली अनरियल होती तो एक्सपीरियंस ही नहीं होती। इसलिए अद्वैत माया को अनिर्वचनीय कहता है। ना इसे पूरी तरह रियल कह सकते हो, ना अनरियल। ये सिर्फ अपीयरेंस के लेवल पर वैलिड है। अगर ब्रह्म इन्फानाइट, प्योर और कंप्लीट है, तो फिर इग्नोरेंस का एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है? क्या ब्रह्म को खुद पता नहीं था कि वो ब्रह्म है? अगर नहीं पता था तो ब्रह्म इग्नोरेंट हुआ, और अगर इग्नोरेंट हुआ तो वो एब्सोल्यूट कैसे हुआ? अद्वैत का जवाब आता है, इग्नोरेंस ब्रह्म में नहीं है, इग्नोरेंस इंडिविजुअल माइंड के लेवल पर है। ब्रह्म कभी कंफ्यूज नहीं होता। कंफ्यूजन हमेशा लिमिटेड पर्सपेक्टिव में होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। आसमान में बादल आ जाते हैं, एक इंसान बोलता है आज सूरज नहीं है, लेकिन क्या सच में सूरज गायब हो गया? नहीं ना, उसने सिर्फ तुम्हारा विजन ब्लॉक किया है। सूरज को खुद नहीं लग रहा कि मैं छुप गया हूं। प्रॉब्लम ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में है, सूरज में नहीं है। इसी तरह ब्रह्म को कभी ये इग्नोरेंस नहीं होता कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। ये इग्नोरेंस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के लेवल पर अपीयर होता है, जहां अवेयरनेस बॉडी माइंड के साथ आइडेंटिफाई कर लेती है। जैसे एक एक्टर मूवी में रोल प्ले कर रहा होता है और कुछ देर के लिए अपने रोल में इतना डूब जाता है कि वो भूल जाता है कि वो एक्टर है। वो खुद को वो कैरेक्टर समझने लग जाता है। कैरेक्टर दुखी है, एक्टर नहीं। कैरेक्टर मर रहा है, एक्टर नहीं मर रहा। प्रॉब्लम एक्टर में नहीं, आइडेंटिफिकेशन में है। अद्वैत कहता है कि आत्मन कभी ब्रह्म से अलग हुआ ही नहीं,
सिर्फ माइंड में एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये नाम हूँ, मैं ये पर्सनैलिटी हूँ। इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को इग्नोरेंस कहा जाता है। अब एक सवाल और उठता है, अगर ब्रह्म हर जगह प्रेजेंट है तो फिर हम उसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? हम सिर्फ दुनिया, बॉडी और थॉट्स ही क्यों देखते हैं? इसका आंसर है, हम ब्रह्म को मिस नहीं कर रहे, हम उसको गलत नाम से देख रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी ने चश्मा पहना हुआ है और पूरे घर में उसको ढूंढ रहा है, चश्मा कहाँ गया भाई मेरा? अब क्या चश्मा खो गया? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि वो जिस चीज़ से देख रहा है उसी को ढूंढ रहा है, उसी को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही अवेयरनेस ना हमेशा प्रेजेंट रहती है, तुम उसके बिना कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। लेकिन माइंड अवेयरनेस को किसी ऑब्जेक्ट की तरह पकड़ने की कोशिश करता है। तुम्हारा माइंड सोचता है मुझे कोई स्पेशल एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई लाइट दिख जाएगी, लेकिन ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ब्रह्म वही है जो हर एक्सपीरियंस को पॉसिबल बना रहा है। माया ब्रह्म को कभी हाइड नहीं करती। माया सिर्फ तुम्हारी अटेंशन को नाम और रूप में इतना बिजी कर देती है कि अंडरलाइंग रियलिटी मिस हो जाती है, तुम ढूंढना ही बंद कर देते हो। अद्वैत के पर्सपेक्टिव से डेथ का सवाल भी आइडेंटिटी के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम खुद को बॉडी मानते हो तो डेथ एक एंड लगती है, लेकिन अगर तुम समझ जाते हो कि तुम अवेयरनेस हो, प्योर अवेयरनेस हो, तो कंप्लीटली पिक्चर चेंज हो जाती है। बॉडी पैदा होती है, बॉडी मर जाती है। जो चीज़ टाइम के अंदर आई है वो टाइम के हिसाब से चेंज होगी और एक दिन चली ही जाएगी। माइंड के साथ भी यही होता है। लेकिन क्या अवेयरनेस कभी पैदा हुई? क्या तुमने कभी अपनी नॉन एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस की है? तुम कह सकते हो हाँ, मुझे बर्थ से पहले कुछ याद ही नहीं है। लेकिन याद ना होना और एग्जिस्ट ना करना अलग अलग चीज़ें हैं भाई। डीप स्लीप में, गहरी नींद में भी तुम्हें कुछ याद नहीं होता, लेकिन तुम एग्जिस्ट तो करते हो ना भाई, और उठने के बाद कहते भी हो कि मैं सो रहा था। एक कंटिन्यूटी है जो एक्सपीरियंसेस के आने जाने के पीछे प्रेजेंट है। अद्वैत कहता है कि असली सेल्फ जो है वो ना जन्म लेता है ना मरता है। भगवत गीता में भी इसी आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है कि आत्मा को वेपन्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आग जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता। अल्टीमेट रियलाइजेशन में ना ये सवाल ही डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो ये जान लेता है कि मैं बॉडी माइंड नहीं ब्रह्म हूँ, उसके लिए जन्म और मरण दोनों ही अपीयरेंसेस बन जाते हैं। इसलिए अद्वैत कहता है डेथ उस चीज़ की होती है जो कभी तुम थे ही नहीं। जो तुम सच में हो उसकी कोई बिगिनिंग भी नहीं है, एंड भी नहीं है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अद्वैत फिलॉसफी बहुत अच्छा आइडिया लगता है सुनने में, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी का पर्पस सिर्फ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाना नहीं है, बल्कि सफरिंग और कन्फ्यूज़न को ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहला चेंज होता है तुम्हारी आइडेंटिटी में। नॉर्मल लाइफ में जब हम कहते हैं मैं अपनी अचीवमेंट्स हूँ, मैं फेलियर हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वही मेरी वैल्यू है, इससे क्या होता है ना, कांस्टेंट इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। अद्वैत सिखाता है कि तुम्हारी फंडामेंटल वर्थ किसी एक्सटर्नल चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। अगर तुम खुद को सिर्फ बॉडी माइंड ही समझते रहो तो हर चेंज तुम्हें डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। एज बढ़ेगी तो डर आएगा, स्टेटस चेंज होगा तो डर लगेगा, रिश्तों में कुछ हुआ तो डर लगेगा। लेकिन जब तुम समझते हो कि तुम्हारा डीपेस्ट सेल्फ, जो तुम्हारी अंदर की आत्मा है, वो इन चीज़ों से परे है, इन चेंजेस से परे है, तो एक इनर स्टेबिलिटी आती है, उसको तुम डेवलप करते हो। दूसरा बेनिफिट सबसे कमाल का है कि तुम्हारे थॉट्स के साथ जो तुम्हें परेशान करते हैं उनसे तुम एक डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हो। अभी ज़्यादातर लोग अपने थॉट्स को सच मान लेते हैं। मैं फेल हूँ, मेरा फ्यूचर ख़राब है, जो दिमाग में आया उसको सच मान लिया। अद्वैत सिखाता है थॉट्स को ऑब्जेक्ट की तरह देखो, तुम ऑब्जर्वर हो। इससे थॉट्स की पावर ना कम हो जाती है। तीसरा बेनिफिट आता है अटैचमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन। ये अनहेल्दी डिपेंडेंस को डिसॉल्व करता है। जब तुम किसी भी पर्सन को ना, किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को अपनी कंप्लीटनेस का सोर्स नहीं समझते, ये नहीं सोचते कि यार इसको पाने से मैं पूरा हो जाऊंगा, तब तुम उन्हें ज़्यादा फ्रीली लव कर पाते हो। अगर तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें कंप्लीट करेगा तो रिलेशनशिप में डर आएगा। लेकिन जब तुम अपनी इनर कंप्लीटनेस को समझते हो, तुम समझते हो कि तुम पूर्ण हो, कंप्लीट हो, इन्फिनाइट हो, तुम्हारा रियल नेचर क्या है, तो फिर रिलेशनशिप बदल जाएगा। तुम रिलेशनशिप में उस इंसान को पाने की कोशिश नहीं करोगे कि इसको पाकर मैं पूरा हो जाऊंगा।
अद्वैत लाइफ से भागने की टीचिंग नहीं देता कि तुम ब्रह्म हो, तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो तो कुछ काम ही मत करो। ये लाइफ को एक क्लियर पर्सपेक्टिव से जीने की टीचिंग देता है। काम करो, रिश्ते निभाओ, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन अंदर से क्लैरिटी रखो कि तुम सिर्फ ये चेंजिंग रोल नहीं हो। एक एनलाइटेंड बीइंग ना, एक एनलाइटेंड पर्सन दुनिया से भागता नहीं है। हिस्ट्री में भी कई अद्वैत टीचर्स ने सोसाइटी में रहकर लोगों को गाइड किया। वो भी तो कह सकते थे कि दुनिया माया है, अनरियल है, चलो क्या मतलब इन सब चीज़ों का। लेकिन उन्होंने लोगों को गाइड करना सही समझा। रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ लाइफ छोड़ना नहीं है, बल्कि लाइफ को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना है। अब जिस रियलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है? उसको कहते हैं आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। लोग सोचते हैं एनलाइटमेंट में ना कोई एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई लाइट चमक जाएगी उनके पीछे, कोई ऐसी स्टेट आ जाएगी जिसमें वो भगवान जैसे दिखने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो आत्मज्ञान है ना, ये बस अपनी आइडेंटिटी का, अपनी ट्रू नेचर का रिकॉग्निशन है। पहचान लेना कि तुम कौन हो और बस हो गए तुम एनलाइटेंड। कुछ लोगों को लगता है ये इंटेलेक्चुअल बिलीफ है कि बस मुझे मान लेना है कि मैं ब्रह्म हूँ और हो गया एनलाइटेंड में। सिर्फ ये बोल देना कि मैं ब्रह्म हूँ रियलाइजेशन नहीं है। जैसे मेन्यू पढ़ने से पेट नहीं भरता, वैसे ही कंसेप्ट समझने से ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता। सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर तुम्हें ईगो को डिस्ट्रॉय नहीं करना होता। तुम्हें सिर्फ ये देखना होता है कि ईगो कभी तुम्हारी अल्टीमेट रियलिटी थी ही नहीं। ईगो एक फंक्शनल आइडेंटिटी है, जैसे नाम और रोल। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उसे अपना कंप्लीट सेल्फ मान लेते हो। लोग ये भी सोचते हैं कि एनलाइटेंड पर्सन जो होगा ना, वो हमेशा स्माइल करेगा, कभी दुखी नहीं होगा, कोई इमोशन फील ही नहीं करेगा। लेकिन ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एनलाइटमेंट से इमोशंस रिमूव नहीं होते हैं। बॉडी और माइंड अपनी नेचर के अकॉर्डिंग फंक्शन करते रहते हैं। भूख लगेगी तुम्हें भाई, दर्द महसूस होगा, दुख भी होगा। डिफरेंस ये है कि एनलाइटेंड पर्सन ना इमोशन को अपनी पहचान नहीं बनाता है। नॉर्मल सिचुएशन में इंसान क्या बोलेगा? मुझे दुख हो रहा है इसलिए मैं दुखी इंसान हूँ। लेकिन एक एनलाइटेंड बीइंग क्या बोलेगा? सैडनेस का एक्सपीरियंस माइंड में आ रहा है और मैं उसको विटनेस कर रहा हूँ। देखा फर्क कैसे आ गया? अद्वैत तुम्हें को नया बिलीव नहीं देने आया, ये तुमसे तुम्हारे फॉल्स बिलीफ को क्वेश्चन करने के लिए आया है। ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, ये नहीं कहता कि दुनिया में रहो ही मत। वो कहता है कि दुनिया में रहो, लेकिन असली आइडेंटिटी को मत भूलो। जब तुम समझते हो कि तुम सिर्फ एक लिमिटेड कैरेक्टर नहीं बल्कि वो कॉन्शियसनेस हो जिसमें पूरा एग्जिस्टेंस अपीयर हो रहा है, तब लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। डर धीरे धीरे कम हो जाता है, अटैचमेंट ट्रांसफॉर्म होती है और इनर फ्रीडम का जन्म होता है। शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ब्रह्म कहाँ है या सच कहाँ मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है जो ये सब जान रहा है वो कौन है। इसी इंक्वायरी से अद्वैत की जर्नी की शुरुआत होती है और इसी में इसका अंत भी है, क्योंकि आखिर में खोजने वाला, खोजने की जगह और जो खोजा जा रहा है, तीनों एक ही रियलिटी में है। तत्वम असि।